हाय, आह, हाय, पानी, पानी, कोई पानी तो दे दो। बड़ी बहू, कमल, विमल, अरे कोई तो सुन लो। छोटी बहू, पानी दे दो। हाय, पानी, पानी। कमरे के अंदर से दरवाजे के बाहर गहनों से लदी हुई बहुएं डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं, अपने अपने पतियों के साथ बातें कर रही हैं, हंस रही हैं, मगर कोई भी ज्ञानवती पर ध्यान नहीं दे रहा। और ज्ञानवती कराहती रहती है और रोते रोते अपने पुराने दिन याद करती है। हे भगवान, ये मेरी किस्मत में तूने क्या लिख रखा है। अच्छा होता अगर तू मुझे लाला जी के साथ ही उठा लेता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अरे कोई पानी दे दो। मर गई। अरे कोई तो सुन लो। तभी कमरे में सोनू और सुरभि ज्ञानवती के पोते और पोती आते हैं। अरे दादी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अरे सुरभि, मेरी बच्ची, तू आ गई, जरा पानी तो पिला दे। कितनी देर से तेरी माँ को आवाज लगा रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। ये लो दादी माँ, मैं पिलाता हूँ आपको पानी। सोनू, मेरा बच्चा, जीता रहे तू। रुक सोनू, ये देख, ये पानी कितना गंदा है, ये दादी को मत पिला, मैं दादी के लिए साफ पानी लाती हूँ। ओके दीदी। सुरभि बहुत गुस्से में बाहर आती है। माँ, चाची, आप दोनों यहाँ बातों में मस्त हैं और वहाँ देखो दादी की हालत कितनी खराब है, वो कब से पानी मांग रही है, आपको सुनाई नहीं देता क्या? ये क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? पापा, और ये क्या तरीका है अपने बड़ों से व्यवहार करने का? देखा आपने, आपकी माँ बच्चों को भी भड़काने लगी। हे भगवान, ना जाने क्या चाहती है ये अब, मेरे ही बच्चों को मेरे ही खिलाफ कर रही है। दादी माँ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें प्यास लगी थी और वो आपको आवाज लगा रही थी, मगर आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। देखा आपने, अब ये तुम्हारी माँ के सिखाए में आकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, ये देखो, अब ये बुढ़िया हमारे बच्चों से नौकरों वाले काम करवा रही है। देखो, सोनू से पैर दबवा रही है। माँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें बच्चों को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, मगर तुम तो जैसे चाहती हो कि हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह बीमार हो जाएं। तुम क्यों हमारी सुख शांति के पीछे पड़ी हो? सोनू, इधर आ। तू कहाँ बुढ़िया से चिपका जा रहा है? ना जाने कैसे कैसे वायरस और कीटाणु होंगे इनके पास। तू इधर आ। और कमल सोनू को ज्ञानवती के पास से खींचकर दूर कर देता है। अरे बेटा, मैंने बच्चों को अपने पास नहीं बुलाया। ये मेरी आवाज सुनकर खुद ही आए थे। और ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भगवान करे कि मेरी उम्र भी इन बच्चों को लग जाए, मैं क्यों इन्हें बीमार करने लगी। लो दादी माँ, आप पानी पी लो। सुरभि, अभी बोला ना कि दादी के पास नहीं जाना है, इधर आओ। पापा, आराम से। अरे बच्ची को क्यों सताता है नालायक। मुझे नहीं पीना पानी, जाओ, मगर बच्चों को कुछ नहीं कहो। देखा आपने, इन्हें कोई पानी नहीं पीना था, बस इन्हें ये सारा कलेश करना था। छोड़ दो इन्हें इनके हाल पर, वैसे भी अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही। सुबह डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे होते हैं और अंदर से ज्ञानवती के कराहने की आवाज आ रही होती है कि तभी दरवाजे पर गोपी आती है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते गोपी, तू अचानक कैसे? कुछ नहीं भैया, बस यहाँ से निकल रही थी तो सोचा माँ जी से मिलती चलूं, इसीलिए यहाँ आ गई। लेकिन हमें अब किसी नौकर की जरूरत नहीं है। अरे भैया, मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं बल्कि माँ जी से मिलने आई हूँ। और हाँ, अब मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे घर में अब 10-10 नौकर काम करते हैं। हाँ, ठीक है, जा, कमरे में है, मिल ले और जा यहाँ से, और हो सके तो बुढ़िया को भी ले जा। गोपी अपना बैग वहीं दरवाजे पर छोड़कर ज्ञानवती से मिलने अंदर जाती है। गोपी लाला सूरजमल और ज्ञानवती की नौकरानी थी, जो कि बचपन से ही ज्ञानवती और लाला जी की सेवा करती थी। लेकिन 1 साल पहले उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उसने काम छोड़ दिया था
और बाद में उसकी शादी एक बहुत अमीर लड़के से हो गई और इसलिए वो वापस ज्ञानवती का हाल समाचार लेने आई थी। माँ जी, ये क्या हालत हो गई है आपकी? हे भगवान, ये क्या से क्या हो गया? गोपी, मेरी बच्ची तू कैसी है? तू क्या गई, मेरा ये हाल कर दिया इन लोगों ने। माँ जी, मगर ये सब कैसे हुआ? बेटा, तेरे जाने के बाद इन लोगों की नजर मेरी दौलत पर थी। इन्होंने शुरुआत में मेरी बहुत सेवा का नाटक किया और बहला फुसला कर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, और उसके बाद समझ गई माँ जी, मैं सब समझ गई। चलिए आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ रहेंगी। लेकिन बेटा, तू मेरा खर्चा कैसे उठा पाएगी? अरे नहीं माँ जी, खर्चे की क्या बात। और गोपी ज्ञानवती के कानों में कुछ फुसफुसाने लगी। गोपी ज्ञानवती को अपने कंधे के सहारे बाहर लाती है और कहती है, बड़ी भाभी लो, जैसा आप चाहती थी मैं माँ जी को अपने साथ ले जा रही हूँ। हाँ हाँ ले जा, लेकिन लेके कहाँ जाएगी? तेरे पास घर भी है क्या? क्यों भूल गई भाभी? लाला जी ने जो मुझे 1 एकड़ जमीन दी थी, मैंने वहीं पर अपना घर बना लिया है। मगर तेरे पास नौकर चाकर कैसे आ गए? वो राज की बात है। चलिए माँ जी। गोपी इतना कहकर ज्ञानवती को वहां से ले जाती है और बाकी सब उसे हैरानी से देखते रहते हैं। चलो अच्छा ही हुआ कि वो नौकरानी गोपी आई और उस बुढ़िया को अपने साथ ले गई। बला टली। ठीक कहती हो। अब जरा 1 कप चाय तो पिला दो। मैं लाती हूँ भाई साहब। इतने में विमल भागता हुआ अंदर आता है और हांफते हुए बोलता है, आप सब यहाँ चाय पीते रहो और वहाँ वो गोपी सब ले जाएगी। अरे क्या भाई, इतना क्यों पागल हो रहे हो? भैया पता है, पूरे शहर में हल्ला है, बस आपको ही नहीं पता। अरे क्या हुआ यार, बोलो तो। भैया, जो जमीन पापा ने गोपी को दी थी ना, उसमें से खजाना निकला है, इसीलिए गोपी इतनी अमीर हुई। क्या बात करते हो विमल? अभी अभी खुद देख कर आ रहा हूँ। और भैया, उस गोपी ने पूरे जमीन पर मजदूर लगवा रखे हैं खुदाई के लिए। अरे इसका मतलब हमारे पिताजी की दौलत पर वो नौकरानी राज कर रही है, उस पर तो हमारा हक है। आप कुछ कीजिए। मैंने तो ये भी सुना है कि पिताजी हर साल एक हिस्सा सोना चांदी कहीं गड़वा देते थे। कहीं ये वही तो जमीन नहीं है? और वो सब जल्दी जल्दी गोपी के घर की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही वो गोपी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ मजदूर बड़े संदूक मिट्टी से सने हुए घर के अंदर ले जा रहे हैं। ये देखकर चारों के मन में लालच आ जाता है और वो गोपी को आवाज लगाते हैं, गोपी, ओ गोपी, बाहर निकल, ये हमारे पिताजी की दौलत है, तू ऐसे नहीं ले सकती। अरे भैया, आप सब आइए, घर में चलिए। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे, तुझे इस घर से बाहर निकालने आए हैं हम। हाँ, ये हमारे पिताजी की जमीन है और इस पर मिलने वाले हर खजाने पर हमारा अधिकार है। तू निकल यहाँ से। अच्छा, तो आपको खजाने का पता चल गया, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये जमीन लाला जी ने खुद मेरे नाम की थी। आप चाहो तो ये कागज देख लो। और गोपी अंदर से कागज लेकर आई, जिसे देखकर कमल के होश उड़ गए और उसे लगा कि ये खजाना उसके हाथ से निकल जाएगा और वो उसे बहलाने लगा। अरे गोपी बहन, कागज तो तेरे ही नाम है, लेकिन तू इतनी दौलत का करेगी क्या? तू बोल, तुझे क्या चाहिए? मगर ये जमीन तू हमारे नाम कर दे। नहीं भैया, ये लाला जी ने मुझे दी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। अरे गोपी मेरी बहन, देख, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसीलिए हम इसके लिए इतना बोल रहे हैं। नहीं भाभी, अगर आप अपनी आधी जायदाद भी मेरे नाम लिख दोगे तो भी नहीं दूंगी। अरे आधी क्यों, तू हमारी पूरी जायदाद ले लेना। क्यों भैया, हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसके लिए तो हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी सारी जायदाद लूंगी, मगर वो भी इस जमीन के अंदर गड़े खजाने से कम ही होगी। पता है, लाला जी हर साल 10 संदूक सोना चांदी भरकर इस जमीन में गड़वाते थे। अरे बिल्कुल, जा विमल, अभी जा और कागज बनवा के ला, जल्दी जा। और विमल भागकर जाकर 2 घंटे में कागज बनवा लाता है और गोपी जमीन उनके नाम कर देती है। और कमल और विमल अपनी हवेली और बाकी की सारी जायदाद गोपी के नाम कर देते हैं। 1 महीने बाद गोपी ज्ञानवती के पास अपने आलिशान घर में बैठी है
और अचानक सुरभि और सोनू अपने माँ बाप के साथ फटे हाल वहां आते हैं और कमल विमल ज्ञानवती के पैरों में गिर जाते हैं। माँ, हमें माफ कर दो। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया माँ, और हमें सबक सिखाने के लिए ही गोपी ने धोखे से हमें वो जमीन बेच दी। बेटा, इस संसार का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने जो किया तुम्हें उसकी सजा मिल गई। लालच ने तुम्हें बनाया था और लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम जा सकते हो। और इतना कहकर ज्ञानवती अंदर जाती है और सब लोग मुंह लटकाए खड़े रहते हैं और अंदर से कुछ कागज लाकर कमल को देती है। बेटा, औलाद कितनी भी बुरी हो, माँ बुरी नहीं होती। ये मैंने अपनी कुछ जायदाद अपने पोते और पोती सुरभि और सोनू के नाम कर दी है, जो कि उन्हें उनके 18 साल के होने पर मिलेगी। अब तुम जा सकते हो। माँ, क्या हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मेरे पोते पोती चाहे तो वो कभी भी किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हैं और रह भी सकते हैं। आखिर मेरी इस हालत के बारे में गोपी को इन्होंने ही तो बताया था, वरना ना जाने मेरा क्या होता। मेरा अब इस दुनिया में सिर्फ गोपी और ये बच्चे हैं। इतना कहकर ज्ञानवती अंदर चली जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।